हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अंकित एंड वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड और बहुत सारे पॉइंट्स आज हम सीखेंगे। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं पुरानी चीजों को कि सर हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। अगर मैं रिकैप करूं, लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, वो था बेटा जी हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, बहुत ध्यान से समझना इस बात को कि सर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कंस्ट्रक्शन हम कैसे करें। हमने देखा था कि सर ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ये करता क्या था। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बेटा जी कन्वर्ट करता था केमिकल एनर्जी में। तो ये हमारे पास काम था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ के अंदर, ये चेंज भी। लेकिन हमने एक चीज देखी थी कि सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी का जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन बेटा जी एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और बेटा जी अगर आप इस प्रोसेस को कराना चाहते हो, आपको पता है कि अगर कोई प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा तो उस प्रोसेस को हम कैसे करेंगे। तो अगर आप किसी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को कराना चाहते हो तो उसके लिए क्या जरूरी है कि आप उसे बेटा जी कॉन्टिन्यूसली बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी देते रहो। तो यहां पे हमने क्या किया था कि जब इसको कंस्ट्रक्ट किया था तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से था कि सर इस तरीके से हमने एक पॉट लिया, उसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल करा। हमने क्या करा था, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल करा। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल करने के बाद यहां पर हमने दो इलेक्ट्रोड्स लगाए थे, यहां पर दो इलेक्ट्रोड्स लगाए थे। आपको पता है कि सर यहां पे जो इलेक्ट्रोड्स लिए थे हमने वो प्लैटिनम के थे। मतलब कि हम यहां पर दो तरीके के इलेक्ट्रोड्स ले सकते हैं, या तो आपका कोई इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हो या कुछ हमारे पास एक्टिव इलेक्ट्रोड भी होते हैं जिनको हम ले लेते हैं। लेकिन एक्टिव इलेक्ट्रोड की कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, जो अभी हमारे सिलेबस में उसके बारे में कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं है। तो यहां पर मेन मोटिव क्या है कि सर हम प्लैटिनम, हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे। और क्या करते हैं कि सर इन इलेक्ट्रोलाइट को हम क्या करते हैं कि एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। एक बैटरी से हमने क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया। ध्यान समझो, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल था और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल था। बिकॉज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, कराना भी जरूरी है। अगर इस प्रोसेस को हम कराना चाहते हैं तो हमें कॉन्टिन्यूसली बेटा जी इसको इलेक्ट्रिक करंट देना पड़ेगा। जब तक इलेक्ट्रिक करंट देंगे ये प्रोसेस होता रहेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट देना हम बंद कर देंगे ये प्रोसेस भी रुक जाएगा, ये आपका जो कन्वर्जन है ये नहीं होगा। तो थोड़ा सा याद करो, यहां पर जो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया था, यहां पर जो बेटा जी हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया था, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मैंने कहा था कि वो सिर्फ दो स्टेट में ही हो सकता है। या तो वो मॉल्टन स्टेट में होगा, या तो वो मॉल्टन स्टेट में था, या फिर वो किस स्टेट में था, एक्वस स्टेट में था। हमने दोनों चीजें देख ली थी, ठीक है। अब उसके बाद कहानी थी कि सर अगर मान लो मेरे पास NaCl है, अगर मैं उसे मॉल्टन स्टेट में लूं या फिर एक्वस स्टेट में लूं। देखो मॉल्टन स्टेट में लेने का रीजन क्या था कि सर आप NaCl को हीट कीजिए, जब हीट करेंगे तो उसमें से Na+ अलग हो जाएगा और Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। मेन काम हमारा यही है कि हमें आयंस को अलग करना है, या उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करना था, ठीक है। और एक्वस स्टेट में हम क्या करते हैं कि जैसे ही वाटर के अंदर NaCl को डिसॉल्व करेंगे, बिकॉज आप जानते हो कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है, वो अपने डाइलेक्ट्रिक नेचर की वजह से क्या करता है कि Na+ और Cl नेगेटिव का जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ देता है, उनको दूर दूर कर देता है, जिसकी वजह से आपको आयंस बेटा जी यहां पर मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब हमने यही देखा था कि हमारा मेन मोटिव यहां आयंस था। और उसके बाद कहानी क्या थी कि सर सोडियम आयन डिस्चार्ज होना चाहते हैं, बिकॉज जितनी भी चार्ज स्पीशीज हैं वो सारी बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती हैं, तो उनको स्टेबिलिटी की चाहत रहती है। तो Na+ खुद को डिस्चार्ज करने के लिए नेगेटिव की तरफ गया, Cl नेगेटिव खुद को डिस्चार्ज करने के लिए पॉजिटिव की तरफ गया।
जो नेगेटिव को डिस्चार्ज करना चाहता है वो ऐसी जगह ढूंढेगा जहां पर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन दे सके, और जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो कोई ऐसी जगह ढूंढेगा कि वो वहां से इलेक्ट्रॉन ले ले और इलेक्ट्रॉन लेके खुद को डिस्चार्ज कर दे, डिस्चार्ज करने से उसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो ये कहानी हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी और हमने देखा था कि सर यहां पे जो रिएक्शन आपकी हो रही है, जो सोडियम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था, सोडियम कैटायन आपका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके सोडियम में जा रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन भाई, क्योंकि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट से लो पे जा रहा है तो इसकी रिएक्शन का नाम रिडक्शन। तो यहां पे हमने देखा था कि सर नेगेटिव इलेक्ट्रोड रिडक्शन कर रहा था, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कर रहा था, और यूनिवर्सल ट्रुथ क्या था? यूनिवर्सल ट्रुथ था कि सर रिडक्शन हमेशा कैथोड का होगा। मतलब ये एक गैल्वेनिक सेल से यहां पे एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन था। अगर मैं इसकी बात करूं तो सर इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये एनोड है, बिकॉज यहां पर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो रही है, क्योंकि यहां पे जो Cl नेगेटिव है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस कंस्ट्रक्शन में हमने देख लिया कि आपको इलेक्ट्रोड पर या तो कोई केमिकल डिपॉजिट हो रहा है, या तो इस पर कोई केमिकल डिपॉजिट हो रहा है, या हो सकता है कि अगर वो गैस फॉर्म में तो लिबरेट हो रहा हो। तो यहां पे क्या है कि आपको इन इलेक्ट्रोड्स पर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिल रहा है, इन इलेक्ट्रोड्स पर कुछ ना कुछ केमिकल्स हमें मिल रहे हैं, मतलब कि उन केमिकल्स को हम क्या कर सकते हैं? केमिकल एनर्जी बनाने में काम ले सकते हैं। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कहानी। अब मैं इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं कि सर आज क्या पढ़ने वाले थे हम, इससे आगे की चीजें क्या पढ़ेंगे, तो वो बहुत ध्यान से देखो। इतनी चीजें तो हमें समझ में आ गई थी सर लास्ट क्लास तक कि इस तरीके से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, चलो आज हम बात कर रहे हैं कि सर मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम पढ़ेंगे, जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हम पढ़ेंगे तो ज्यादा बातें हमें इसके अंदर नहीं करनी, इसके अंदर सिर्फ दो कहानी हमें पढ़नी है। पहली कहानी यह है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का क्वालिटेटिव एनालिसिस हम डिस्कस करेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बेटा जी, और उसके साथ साथ हम इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे। बस इतना ही काम अगर हमने कर लिया, दैट मींस कि हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तो कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस आपको क्या समझाएगी? क्वालिटेटिव एनालिसिस आपको बताएगी कि आपको कौन कौन से केमिकल्स किस इलेक्ट्रोड पर मिल रहे हैं, मतलब कि ये आपको प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बताएगी कि जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हो तो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस आपको किस इलेक्ट्रोड पर कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये तो आपको वहां से पता चलेगा क्वालिटेटिव एनालिसिस से। जब ये हमें पता चल जाएगा कि सर एनोड पर ये मिल रहा है हमें, कैथोड पर ये मिल रहा है हमें, तो उसके बाद हम ये जानेंगे कि सर कितना अमाउंट मिल रहा है उसका, कितनी इलेक्ट्रिक करंट आप उसको प्रोवाइड करा रहे हो, कितने टाइम तक करंट दे रहे हो। तो ये सारी जितनी भी कैलकुलेशंस हैं इसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस के थ्रू पढ़ेंगे। और बेटा जी इसका जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस था वो फैराडे सर ने ही बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो यहां पे फैराडे सर के कुछ लॉ होंगे जिनकी हेल्प से हम सारी की सारी कैलकुलेशंस करेंगे, कुछ फॉर्मूले ड्राइव्स करेंगे। तो अब मैं जब हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की कहानी समझ ली तो मैं उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस पर आ जाता हूं। मैं समझ लेता हूं कि सर क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या है। तो पहले एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, बहुत छोटा सा मैं क्वेश्चन देता हूं, ध्यान से देखो कि ये मेरे पास मैंने क्या करा कि सर मेरे पास ये एक पॉट ले लिया मैंने, ध्यान से देखो, इधर देखो, यहां पे क्या करा, यहां मैंने ये बेटा जी एक पॉट ले लिया, ठीक है। इसमें क्या करा कि दो इलेक्ट्रोड लगा दिए मैंने, प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड दो लगा दिए, दो बेटा जी प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड लगाए, और यहां पर मैंने एक बैटरी यहां इन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दी। अब ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव, तो यहां पर नेगेटिव 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 होगा, यहां पर पॉजिटिव 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 हो जाएगा। इसके बाद इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस मैंने फिल कर लिए, ध्यान से समझना मेरी बात। अब यहां पर मैंने कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइटिक, मान लो कि यहां पे K+ भी प्रेजेंट है, यहां पर कैल्शियम +2 भी प्रेजेंट है, यहां पर सोडियम प्लस भी प्रेजेंट है, यहां पर मैग्नीशियम 2+ भी प्रेजेंट है। समझ रहा, ये सारी की सारी चीजें इसके अंदर ही हैं,
आप फील करना मैं क्या सुनना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर आपके पास पोटेशियम का कैटायन भी है, सोडियम का कैटायन भी है, मैग्नीशियम 2+ भी है, कैल्शियम +2 भी है। अब आपको पता है कि इन सब की चाहत क्या है? इन सब की चाहत है कि खुद को इलेक्ट्रॉनिकली न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, और न्यूट्रलाइजेशन के लिए इनको क्या चाहिए? इनको चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। तो दैट मीन्स कि सब इस तरफ जाएंगे। ये सारे के सारे जितने भी आपको कैटायंस दिखाई दे रहे हैं ये सब नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ शिफ्ट होंगे। और अगर ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ शिफ्ट होंगे तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सर इनमें कहानी क्या होगी कि K+ भी इलेक्ट्रॉन लेगा और K बनाएगा, सोडियम प्लस भी इलेक्ट्रॉन लेगा वो भी Na बनाएगा, मैग्नीशियम प्लस भी इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ये भी क्या बनाएगा बेटा जी? मैग्नीशियम बनाएगा। और कैल्शियम प्लस भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो भी आपको क्या बनाएगा? ये सब सॉलिड फॉर्म में बन जाएंगे। मतलब कि अगर ये इस इलेक्ट्रोड की सरफेस पर डिपॉजिट होगा तो एक बार पोटेशियम डिपॉजिट होगा, एक बार सोडियम, एक बार मैग्नीशियम और एक बार कैल्शियम डिपॉजिट होगा। अब क्वेश्चन ये है कि सर आप मुझे ये बताइए इनमें से सबसे पहले कौन डिपॉजिट होगा इस इलेक्ट्रोड पर? तो आप कहोगे कि सर हमें पोटेंशियल पता करना पड़ेगा। तो आपको मैं पोटेंशियल दे दे रहा हूं कि सर पोटेशियम का पोटेंशियल है हमारे पास -2.93 वोल्ट। उसके बाद सोडियम का पोटेंशियल है -2.7 वोल्ट, मैग्नीशियम का पोटेंशियम है -2.37 वोल्ट, कैल्शियम का पोटेंशियल है -2.83 वोल्ट। ध्यान से देखो ये हमारे पास पोटेंशियल गिवंस है, ठीक है। पोटेशियम का मतलब कि पोटेशियम अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसको इतना पोटेंशियल दे रखा है आपको, और ये सारे के सारे कौन से पोटेंशियल है? रिडक्शन पोटेंशियल है सर ये, बिकॉज यहाँ पे रिएक्शन किसकी हो रही है? रिडक्शन पोटेंशियल की। समझना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ गए तो आप सारी कहानी समझ जाओगे। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे जितने भी कैटायंस हैं इन सबका रिडक्शन हो रहा है, पोटेंशियल आपको गिवन है कि अगर ये इतने इलेक्ट्रॉन लेगा। भाई रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल जो है इसका मतलब क्या है? ये रिडक्शन पोटेंशियल कहना क्या चाहता है? ये बताता है टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ये आपको बताएगा कि किस कैटायन के पास ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, मतलब उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा। भाई रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है कि टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को जल्दी से एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, और ऑब्वियस है कि वो पहले जाके इस पर डिपॉजिट हो जाएगा। अब आप जरा मुझे इन सारे डेटाज में से देख के बताओ कि सबसे पहले इस इलेक्ट्रोड की सरफेस पर कौन सा कैटायन डिपॉजिट होगा। तो जरा देख के बताओ, फटाफट अपने आंसर्स लिख लो। आप इसको ए मान लो, ऐसे लिख लो, ये आपके पास ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। आप ऑर्डर में लगा दो कि किसका पोटेंशियल मतलब कौन पहले जाके इस सरफेस पर डिपॉजिट होने की कोशिश करेगा। लगा लो, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को लगाओ, फिर मैं बताता हूं। चलो ठीक है, अब देखते हैं। अगर हम ये समझ गए कि सर रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है कि टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से एक्सेप्ट कर रहा होगा मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। अगर वही कैटायन सबसे पहले जाके यहां डिपॉजिट होगा जो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पकड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को अच्छे से कौन पकड़ेगा? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। और रिडक्शन पोटेंशियल मैंने आपको गिवन दे रखे हैं। सबसे ज्यादा जो रिडक्शन पोटेंशियल है बेटा जी वो आपको दिख रहा होगा कि सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल -2.37 है। मतलब सबसे पहले Mg+2 जाके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके इसकी सरफेस पर जाके क्या करेगा कि वो डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर अगर हम चेक करें तो बेटा जी दूसरे नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है कि -2.71 वोल्ट किसका है? सोडियम का। तो सर यहां पे सोडियम कैटायन क्या करेगा? दूसरे नंबर पे जाके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और उसकी सरफेस पर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि सर यहां 2.83 एंड 2.93 तो ये ज्यादा है। तो उसके बाद किसका नंबर आ गया? कैल्शियम +2 का, और लास्ट में नंबर आएगा बेटा जी आपका पोटेशियम प्लस का। तो ये हमारी असल कहानी है इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल की। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर ये जो इलेक्ट्रोलिसिस टर्म आता है, ये जो इलेक्ट्रोलिसिस टर्म आता है, इस इलेक्ट्रोलिसिस टर्म का मतलब क्या होता है? अभी हमने देखा था कि हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट इलेक्ट्रोलिसिस जैसे कहते हैं। कुछ नहीं है भाई, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि इट इज अ वे, मतलब कि आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का प्रोसेस क्या है, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। तो मतलब इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? इट इज अ
प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। समझो ध्यान से, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मतलब कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी का जो कन्वर्जन का प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। बस इतनी कहानी है इलेक्ट्रोलिसिस की। तो ये एक छोटा सा, बहुत छोटा सा कंसेप्ट था, बिकॉज आप देखना एग्जाम्स में आपको पोटेंशियल गिवन होंगे, आपसे पूछ लेगा कि बताओ किस केटायन का रेट ज्यादा होगा, कौन पहले सॉलिडिफाई होगा, मतलब डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। तो एक तरीका तो यहां से इस तरीके के क्वेश्चंस आने का है। तो कुछ नहीं देखना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, और ऑब्वियस है कि जो जल्दी से जाके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा मतलब कि उसका रेट ज्यादा है, उसकी स्पीड ज्यादा है, वो जल्दी जाके डिपॉजिट उस पर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों को सीखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को हम सीखते हैं बेटा जी। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से सारी चीजों को देखना। अब हमने देखा कि सर अगर मुझे ये बात पता करनी है, मतलब कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसके क्वालिटेटिव एनालिसिस की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसके क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करूं, समझो एक बहुत प्यार से, तो यहां पर मैंने आपको बताया कि हम प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं। हमारा मेन मोटिव यही है। अगर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करेंगे तो दैट मींस वहां पे हमारा मोटिव यही है कि हम उसके अंदर ये देखेंगे कि जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है तो इलेक्ट्रोलिसिस होने पर आपके जो इलेक्ट्रोड्स हैं उन इलेक्ट्रोड्स पर आपको कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अब कहानी को, समझो बहुत ध्यान से। सबसे पहले मैं बात करता हूं, मैंने जो इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, मैंने जो आपका इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया है, सॉरी मैंने जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन आपका ले रहा हूं, अब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो ले रहा हूं मैंने ले लिया वो NaCl है। समझना है, बहुत ध्यान से समझना इस बात को कि मेरे पास NaCl एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। अब अगर NaCl ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो मैंने बताया था कि सॉल्यूशन की दो स्टेट्स आपके पास हो सकती है। हो सकता है कि NaCl आपने मोल्टन स्टेट पे लिया हो, तो बेटा जी मोल्टन स्टेट अगर एग्जाम में आ जाए तो इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं है कोई, ये तो बहुत सिंपल सी कहानी है। अगर मोल्टन स्टेट कह दे तो NaCl के अंदर आप तुरंत ही बता सकते हो कि अगर हम इसका NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान आपको कौन सा प्रोडक्ट कहां मिलेगा, ये तो आप चुटकियों में बता दोगे। लेकिन अगर बेटा जी वो आपसे कह दे कि आपको एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करना है और उसके इलेक्ट्रोलिसिस से जो हमें एनोड पर और कैथोड पर प्रोडक्ट मिलेंगे उनकी बात हमें समझा दो कि सर उनकी कहानी क्या है। तो बहुत ध्यान से समझो, ये है हमारे पास कहानी। तो पहले मैं आपको मोल्टन NaCl का कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। मोल्टन NaCl में कुछ नहीं, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। मोल्टन NaCl हमने ले लिया, मोल्टन NaCl बेटा जी हमने ले लिया। मोल्टन NaCl का मतलब क्या है कि आपके पास जो NaCl था आपने उसको बहुत ज्यादा हीट किया, इतना हीट किया कि वो मेल्ट हो गया, मेल्ट होकर उसके केटायन और एनायन क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ध्यान से देखो, कहानी बिल्कुल सिंपल। जो हमने नॉर्मल सा इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था उस नॉर्मल से इलेक्ट्रोलिसिस में इसी तरीके की कहानी होगी कि आपके पास सर जो अब सॉल्यूशन है, आपके पास जो सर अब सॉल्यूशन है वो मेरा मोल्टन NaCl है, मोल्टन NaCl है। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसके अंदर भी हमें क्या करने हैं सर, 2 प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड लेते हैं। प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड क्यों लेते हैं, बिकॉज वो इनर्ट है, वो NaCl के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, वो इनमें प्रेजेंट कोई भी केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बेटा जी हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। ध्यान से समझो, ये होगी हमारी कहानी। उसके बाद अगर इलेक्ट्रोलिसिस कराना है तो सर बैटरी तो लगानी पड़ेगी, बिकॉज ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसे कराने के लिए तो आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। इसको नेगेटिव टर्मिनल और ये आपके पास क्या है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। अब अगर मोल्टन NaCl है तो सिर्फ और सिर्फ इस सॉल्यूशन में Na+ होगा और Cl नेगेटिव होगा। अगर मोल्टन NaCl है तो सिर्फ इसके पास Na+ होगा और Cl नेगेटिव होगा। कुछ नहीं है सर, जैसे ही आप बैटरी से करंट देना स्टार्ट करोगे ये इलेक्ट्रोड आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोड आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो किसी कोई दिक्कत नहीं। अब
यहां पे कहानी डिस्चार्ज की होती है। जो आप आयंस के मूवमेंट की बात करोगे तो आयंस का मूवमेंट डिस्चार्ज की वजह से ही होता है, स्टेबिलिटी की वजह से होता है। मेन मोटिव स्टेबिलिटी है। तो इसको स्टेबिलिटी इधर से मिलेगी, इसको स्टेबिलिटी इधर से मिलेगी। ये जाके अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मतलब दोनों स्टेबल हो जाएंगे। तो मैं सबसे पहले कैथोडिक कंपार्टमेंट की बात करता हूं कि कैथोडिक कंपार्टमेंट में हमारा क्या चल रहा है। आप जानते हो कि सर कैथोडिक कंपार्टमेंट का मतलब क्या है? वो कंपार्टमेंट जहां पर रिडक्शन हो रहा है, मतलब कि ये रिडक्शन की बात कर रहे हैं। तो सर कैथोडिक कंपार्टमेंट कौन सा है? रिडक्शन हमारा कहां हो रहा है? सोडियम आयन का रिडक्शन हो रहा है। तो मतलब यहां पे क्या था कि सर सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके सोडियम बना रहा है सॉलिड। तो मतलब आपको यह दिखाई दे रहा है कि सर जो मेरे पास कैथोड वाला इलेक्ट्रोड होगा, मतलब कि जो मेरे पास कैथोड वाला इलेक्ट्रोड होगा, उस कैथोड वाले इलेक्ट्रोड पर मुझे क्या मिलेगा? सोडियम मिलेगा। उसे पे क्या मिलेगा? मुझे सोडियम मिलेगा। अब मैं आ जाता हूं इसी तरीके से एनोडिक कंपार्टमेंट की बात करता हूं। मैं किसकी बात करता हूं? एनोडिक कंपार्टमेंट की बात करता हूं। बहुत ध्यान से समझना। एनोडिक कंपार्टमेंट का मतलब है कि सर वहां की बात कर रहा हूं जहां पर ऑक्सीडेशन की कहानी है। जहां पर क्या है? ऑक्सीडेशन की कहानी है। तो सर मतलब यहां पे मेरा कॉन्सेप्ट जो है वो ऑक्सीडेशन से है, ऑक्सीडेशन की कहानी है। आप देखो कि ऑक्सीडेशन Cl नेगेटिव का हो रहा है। तो Cl नेगेटिव कर क्या रहा है कि सर Cl नेगेटिव जाके एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और हाफ Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब कि जो क्लोरीन है वो क्लोरीन आपको कहां मिलेगा? वो क्लोरीन आपको बेटा जी कहां पर मिलेगा? एनोड पर मिलेगा। मतलब कि अगर मैं एनोड इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूं तो एनोड इलेक्ट्रोड पर आपको कौन मिल रहा है? क्लोरीन। तो इसी को कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब आपने जैसे ही मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किया तो उसके दौरान हमने देखा कि सर कैथोड पर हमें सोडियम मिल रहा है, एनोड पर हमें क्या मिल रहा है? क्लोरीन मिल रहा है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे मैं बताऊं कि सर अगर कोई सॉलिड है, आप जानते हो सोडियम सॉलिड है, तो अगर कोई सॉलिड जाके किसी इलेक्ट्रोड के पास पहुंचेगा तो वो जाके वहां पे डिपॉजिट होता है। वो क्या होता है? वहां पे जाके डिपॉजिट होता है। और अगर मैं आपसे कहूंगा कि क्लोरीन, बिकॉज क्लोरीन गैस है, तो वो इस इलेक्ट्रोड पर जाके क्या हुई है? लिबरेट हुई है। तो मतलब यहां पे क्या हुआ है? यहां पर लिबरेट हुई है क्या? क्लोरीन गैस। और यहां पर सर क्या हुआ है? यहां पे डिपॉजिट हुआ है सोडियम। तो ये डिफरेंस भी एक बात ध्यान रखना कि लिबरेट और डिपोजिशन में क्या मतलब है। एक वर्ड लिबरेशन है, दूसरा डिपोजिशन है। तो लिबरेशन गैस लिबरेट होती है, डिपोजिट हमेशा बेटा जी कौन होता है? डिपोजिट हमारे पास हमेशा सोडियम, मतलब सॉलिड कोई चीज डिपोजिट होगी। तो ये थी हमारी एक छोटी सी कहानी जिसमें मोल्टन NaCl तो सिमट गया, लेकिन असल प्रॉब्लम जो है वो मोल्टन NaCl में नहीं है। प्रॉब्लम जो है बेटा जी वो एक्वस NaCl में है। अब देखो एक्वस NaCl में दिक्कतें क्या क्या आती हैं। चलो आप इसको लिख लो, मैं रफ कर देता हूं। देखो वैसे तो हम चाहें तो इतना डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ा देंगे कि बहुत डिटेल में, लेकिन प्रॉब्लम ये कि हमारे पास कम टाइम में हमें 12th क्लास के सिलेबस को भी फोकस में रखना है, बिकॉज मेन सीरीज जो है ये बोर्ड वालों के लिए है। तो इसमें हम थोड़ा लिमिटेड तरीके से चलेंगे, उतना ही चलेंगे जितने बोर्ड में जरूरत है। तो ठीक है, बाकी अगर आपको डेप्थ ऑफ कॉन्सेप्ट चाहिए कि बहुत डीप में चार चीजों को सीखना है, तो जैसे हमारी ये सीरीज खत्म हो जाएगी उसके बाद हम आपको बहुत डेप्थ में, जितने डेप्थ में आप चाहोगे उतने डेप्थ में हम इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा देंगे। मतलब कि इलेक्ट्रोलिसिस को पढ़ाने में ही हम कम से कम 10 लेक्चर ले सकते हैं। मतलब 10 लेक्चर से सिर्फ आपको इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाएंगे, इतना डिटेल में पढ़ा सकते हैं इस इलेक्ट्रोलिसिस को, लेकिन टाइम देखना पड़ता है भाई, टाइम भी जरूरी है। अब देखो ध्यान से कि सर अब प्रॉब्लम आ जाती है एक्वस की। अगर हम एक्वस NaCl की बात कर दे तो एक्वस NaCl में देखो होगा क्या। एक्वस NaCl में तीन चीजें हैं। एक तो सर Na+ है, दूसरा मेरे पास Cl नेगेटिव है, और तीसरा यहां पर वाटर भी है। और वाटर ही प्रॉब्लम है। वाटर ही क्या है यहां पे प्रॉब्लम है जो आपका सर दर्द करेगी। क्या प्रॉब्लम है वाटर की? हमने देखा कि सर सोडियम जो है वो सोडियम क्या करेगा कि कहीं से इलेक्ट्रॉन की चाहत लेगा और इलेक्ट्रॉन सॉलिडिफाई हो जाएगा, मतलब कि रिडक्शन क्या काम करेगा भाई, इसे तो रिडक्शन करना है, इसको तो रिडक्शन करना है।
क्लोरीन क्या करेगा कि सर क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हाफ Cl2 में कन्वर्ट होना है, मतलब वो ऑक्सीडेशन करना चाहेगा, वो ऑक्सीडेशन करना चाहेगा। चलो ये हमारा हमने बनाया सेटअप, ये हमारा सेटअप है और इस सेटअप में बेटा जी एक इलेक्ट्रोड आपके पास ये लग रहा है और एक इलेक्ट्रोड आपके पास ये है और यहां पर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है, अब की एक्वस NaCl लिया है, एक्वस NaCl लिया है और उसके साथ साथ क्या करा कि सर यहां पे इसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, इसको हमने बैटरी के साथ, इसको नेगेटिव टर्मिनल से इसको पॉजिटिव, तो ये आपका नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ध्यान से समझो। अब अगर एक्वस NaCl की कहानी है तो सर यहां पर Na+ भी होगा, यहां पर Cl नेगेटिव भी होगा, यहां पर H2O भी होगा और ये H2O ही आपकी जिंदगी खराब करेगा। कैसे खराब करेगा सर? बहुत देर हो गई। प्रॉब्लम ये है कि सर सोडियम जाना चाहेगा इधर, क्लोरीन जाना चाहेगा इधर अपनी स्टेबिलिटी के लिए, लेकिन H2O कहेगा भाई मैं एक ऐसा बंदा हूं जो खुद का ऑक्सीडेशन भी कर सकता हूं और खुद का रिडक्शन भी कर सकता हूं, मतलब कि H2O ऑक्सीडेशन भी करता है और उसके साथ साथ वो क्या है, वो रिडक्शन भी कर सकता है। तो यहां पर कंपटीशन होगा, बहुत तगड़ा कंपटीशन होगा। H2O कहेगा, मतलब सॉरी सोडियम आयन कहेगा कि तुरंत जाके मैं इलेक्ट्रॉन ले लूं और जाके इलेक्ट्रोड पर जाके मैं डिपॉजिट हो जाऊं। H2O कहेगा रुक जा, हम भी हैं, हमारा भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, हम भी ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, हम भी जाके क्या है इलेक्ट्रोड पर जाके चिपक सकते हैं, तो तुम ही क्यों। फिर वो कहेगा कि ठीक है सर, देख लेते हैं किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, किसकी टेंडेंसी ज्यादा है। मतलब कि अगर कंपटीशन हुआ, अब यहां पे क्या होगा कि सर जो ऑक्सीडेशन की एक रिएक्शन थी और एक मेरी रिडक्शन की रिएक्शन थी, समझना, एक ऑक्सीडेशन की रिएक्शन थी और एक रिडक्शन की रिएक्शन थी। अगर मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करूं तो ऑक्सीडेशन में क्या है कि सर ये चाहता है Cl नेगेटिव चाहेगा कि मैं यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हाफ Cl2 बना दूं, रिडक्शन वाला चाहेगा कि सर सोडियम प्लस जो है बस एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इसकी जिंदगी बन जाएगी, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन की चाहत में है। H2O आएगा भैया सुनो मेरी बात, कि तुम कोई नवाब थोड़ी हो, वो इनसे कहेगा कि भैया तुम कोई नवाब थोड़ी हो, अगर आप नवाब नहीं हो तो भैया कुछ हम भी करेंगे, कुछ हम भी क्या करेंगे कि हम भी खुद का रिडक्शन कर सकते हैं और खुद का रिडक्शन करके हम भी H2 और OH नेगेटिव बना सकते हैं। H2O खुद का रिडक्शन करके, अब बैलेंस करनी होगी सर, यहाँ 2 ले लेना, यहाँ भी 2 ले लेना, अगर ये 2 बनेंगे तो यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, बैलेंस हो गई, ठीक है। मतलब यहाँ पे सोडियम ने कहा कि मैं भी भाई रिडक्शन कर रहा हूँ, H2 कहा भाई रुक जा हम भी रिडक्शन करेंगे, तो दोनों में बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन चलेगा। तो दोनों में जब कंपटीशन चलेगा तो कंपटीशन जीतेगा कौन? जिसकी टेंडेंसी ज्यादा होगी इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, जिसके पास ज्यादा ताकत होगी इस इलेक्ट्रॉन को लेने की, वो ले लेगा, खत्म कंपटीशन। भाई कंपटीशन जब होता है तो जो ज्यादा स्ट्रेंथ जिसके पास होती है वही कंपटीशन जीतता है। सोडियम कहेगा कि ऐसा करो मेरा पोटेंशियल चेक करो कि मेरा पोटेंशियल कितना है, तो सोडियम का पोटेंशियल जब हम चेक करेंगे तो एक्सपेरिमेंटली इसका पोटेंशियल होता है बेटा जी, इसका पोटेंशियल होगा -1.3 वोल्ट होगा। इसका पोटेंशियल कितना होगा? -2.71। इसका पोटेंशियल कितना होगा? -2.71 पोटेंशियल इसका है। H2 कहेगा तुम्हारा पोटेंशियल इतना है, तो मेरा पोटेंशियल तो -0.83 वोल्ट है। मेरा पोटेंशियल कितना है? -0.83 वोल्ट है। सेम कहानी ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन पर होगी। ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन पे भी क्या होगा बेटा जी? ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन में भी क्या होगा कि Cl कहेगा, Cl नेगेटिव कहेगा ले भाई हम तो अपने इलेक्ट्रॉन देकर आ रहे हैं, हमने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, अपना कुछ पोटेंशियल की कहानी, ठीक है। H2O वहां भी टांग अड़ाएगा। H2O कहेगा कि सर आप कोई नवाब तो नहीं हो कि आप जाके इलेक्ट्रॉन इसको दे दोगे, मैं भी दे सकता हूं इलेक्ट्रॉन। तो H2O कहेगा कि सर जो मेरा H2O है
उसके पास भी टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, मतलब कि खुद का ऑक्सीडेशन कर ले, खुद का ऑक्सीडेशन कर ले। यहां पर भी इसकी अपनी एक टेंडेंसी है। तो ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है सर? एनोड वाले पे। एनोडिक कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन की कहानी, ये तो बात सबको पता है। और रिडक्शन की कहानी कहां है सर? कैथोडिक कंपार्टमेंट में है। कैथोडिक कंपार्टमेंट में है, मतलब कि कैथोड पर है। ये दो बात समझो। मतलब एनोड पर हो सकता है कि सर क्लोरीन जाके चिपके, हो सकता है ऑक्सीजन जाके चिपके, यहां पे भी हो सकता है कि सर सोडियम जाके चिपके, और हो सकता है कि सर हाइड्रोजन जाके चिपके। तो अब हमें यहां पे देखना पड़ेगा। अब इन दोनों का कंपटीशन होगा, तो भैया दोनों क्या कहेंगे कि कंपटीशन अगर जीतना है तो पोटेंशियल पर ध्यान देना पड़ेगा। तो अब हम इनके भी पोटेंशियल जब एक्सपेरिमेंटली चेक करेंगे तो बेटा जी इसका जो पोटेंशियल होगा क्लोरीन का -1.3 वोल्ट आपको मिल जाएगा, 36 वोल्ट आपको मिल जाएगा। और H2O जब ऑक्सीडेशन करेगा तो इसका पोटेंशियल भी इसका पोटेंशियल होगा -1.23 वोल्ट। समझो ध्यान से, ये कहानी है हमारे पास। अब हमने देख ली कि सर इनकी स्ट्रेंथ की कहानी ये है। अब मैं सबसे पहले रिडक्शन से देख लेता हूं कि सर जो कैथोडिक कंपार्टमेंट है उस कैथोड पर हमें क्या मिलेगा। ये कह रहा है कि मैं अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करूंगा तो इतना पोटेंशियल, ये कह रहा है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करूंगा तो इतने पोटेंशियल की कहानी है। और अब तो अंधे को भी दिख जाएगा कि सर ये -2.71 है और ये -0.83 वोल्ट है। तो बेटा जी ये पोटेंशियल, मतलब ये पोटेंशियल बहुत ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, मतलब एक मेजर डिफरेंस है। सोडियम को साइड में करेगा ना कि हट, और तुरंत जाके कहां चला जाएगा कि भाई तुरंत पहुंचेगा वो इसके पास पहुंचते ही तुरंत हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर देगा वो कैथोड पर। तो ये जो आपका कैथोड है और ये जो आपका एनोड है, तो कैथोड पे जाके क्या होगी कि हाइड्रोजन गैस जाके बेटा जी यहां पर लिबरेट हो जाएगी। यहां पे क्या होगी? हाइड्रोजन गैस जाकर लिबरेट हो जाएगी। अब ठीक है सर, यहां तो दिख गया कि वाटर ने बड़ी पावरफुल दिखाई, अपनी ताकत दिखाई और सीना खड़ा हो गया कि क्या सोडियम को हटा दिया पीछे, और नहीं पीछे हटो तुम। सोडियम ने कहा कि बहुत अंतर है, थोड़ा बहुत होता लड़ लेते, अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस होता तो मैं कुछ और दिमाग लगा के कुछ ना कुछ कहानी बना देता, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस, इतना बड़ा घोटाला मैं नहीं कर सकता। तो इसलिए सोडियम पीछे पैर करे अपने और वाटर से कहा कि तुम जाओ आगे, और वाटर मॉलिक्यूल ने बेटा जी आगे पहुंच के जाकर उसने क्या करा कि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर दिया। इसके बाद की कहानी क्या रही कि सर ये तो चलो हमें कैथोड की बात चलेगी। अब हम आते जरा एनोडिक कंपार्टमेंट में। अगर मैं एनोडिक कंपार्टमेंट में आऊं तो एनोडिक कंपार्टमेंट की कहानी क्या होगी कि सर एनोडिक कंपार्टमेंट में क्या होगा कि सर क्लोरीन अगर खुद का ऑक्सीडेशन करेगा तो इतना पोटेंशियल, और अगर हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन करेगा तो इतना पोटेंशियल। अब भी अगर मैं देखूं तो आपको दिख रहा है कि सर अब भी वाटर का ऑक्सीडेशन ज्यादा है Cl नेगेटिव के कंपैरिजन में। देखो ये -1.36 वोल्ट है, ये -1.23 वोल्ट है, तो स्टिल अब भी इसका ही पोटेंशियल ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो अगर मैं अभी ओवरऑल ऊपर से सोचूं तो सर यहां पे क्या होना चाहिए? एनोड पर क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन गैस लिबरेट होनी चाहिए, लेकिन यहां पर भी थोड़ा सा लोचा होने वाला है। क्या है वो लोचा? यहां पर ये जो रिएक्शन है बेटा जी, ये जो रिएक्शन है कि वाटर जब खुद का ऑक्सीडेशन करता है तो ये रिएक्शन थोड़ी काइनेटिकली स्लो होती है। ये रिएक्शन क्या होती है? थोड़ी सी काइनेटिकली स्लो होती है। ये क्या होती है? काइनेटिकली स्लो होती है रिएक्शन। क्या प्रॉब्लम है कि सर यहां पर आपको दिख रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आता है। यहां पे कितना आता है? 4 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन, 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात है, मतलब 4 फैराडे चार्ज का ट्रांसफर है यहां पे। तो इसलिए क्या हो जाता है कि यहां पर इस रिएक्शन की जो स्पीड है वो काइनेटिकली थोड़ी स्लो है, और काइनेटिकली स्लो होने की वजह से भले ही इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को देने की ज्यादा हो,
लेकिन स्पीड की वजह से ये जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है, क्योंकि पोटेंशियल में डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है सर, 0.13 वोल्ट का डिफरेंस है, ये कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि सर जो वाटर है उसकी जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है वो काइनेटिकली थोड़ी स्लो होती है, बिकॉज वहां 4 फैराडे का चार्ज का ट्रांसफर की कहानी है, इसलिए जो Cl नेगेटिव है वो तेजी से जाके क्या करेगा, तुरंत ही जाके इसको अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, और इलेक्ट्रॉन दे के एनोड पर अब कौन लिबरेट होगा सर, क्लोरीन गैस जाके यहां पे लिबरेट हो जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि अगर मैं मॉल्टन NaCl लूं तो मॉल्टन NaCl के अंदर आपको एनोड और कैथोड पर क्या क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर वो आपसे क्वेश्चन चेंज करे, मॉल्टन को छोड़कर एक्वस NaCl ले ले, तो वो पूछ सकता है कि सर एक्वस NaCl अगर मैंने लिया तो ये जो मेरे पास एनोड और कैथोड है इन पर कौन कौन से प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी कहानी है NaCl की, और NaCl को मैंने आपको दोनों स्टेट में दिखा दिया, एक्वस स्टेट में भी और मॉल्टन स्टेट में भी, ठीक है। अगर मैं और थोड़ी सी बात करूं तो बेटा जी इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। अगर मैं थोड़ी सी और बात करूं आपसे तो क्या है कि आप इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, देखो मॉल्टन में तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको, मॉल्टन के अंदर तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली, कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। आपके सिलेबस में पोटेशियम सल्फेट का भी कुछ कॉन्सेप्ट दे रखा है, उन्होंने कहा कि K2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह कि जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस आपके सिलेबस में जो दिया है वो सिर्फ मॉल्टन स्टेट की कहानी है, बिकॉज उन्हें भी पता है कि सर एक्वस स्टेट में लेके आएंगे तो बड़े पंगे हो जाएंगे, वहां पर आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा तो नहीं है कि आपसे सारे के सारे जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है उनको हम एक्वस में मिला के कैलकुलेट करवा लें, तो इतना ब्रॉड सिलेबस नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे याद करनी पड़ेंगी आपको वैल्यूज। तो उन्होंने क्या किया, मॉल्टन स्टेट में लिया, आपको पता है कि सर इस K2SO4 के पास K+ है 2 और SO4 2 नेगेटिव है, ध्यान से समझो, ये दो चीजें हैं भाई, ये दोनों चीजें हैं। सेम कहानी होगी अगर मैं बनाऊंगा तो ये मैं यहां पे मैंने क्या ले लिया कि K2SO4 ले लिया, इसके अंदर मेरे पास क्या है सर, ये मॉल्टन K2SO4 है, मतलब कि यहाँ पे 2K+ है मेरे पास और SO4 2 नेगेटिव है। इसके अंदर हम क्या करेंगे सर, 2 इलेक्ट्रोड को फिट कर देंगे, और उन इलेक्ट्रोड को क्या करा मैंने, एक बैटरी के थ्रू मैं बेटा जी यहां पर उनको ऐड कर दूंगा, ए नेगेटिव टर्मिनल ये पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोड नेगेटिव हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोड आपका पॉजिटिव हो जाएगा। आपको पता है कि पोटेशियम डिस्चार्ज होने के लिए इधर जाएगा, सल्फेट डिस्चार्ज होने के लिए इधर जाएगा, तो कैसी रिएक्शन रहती है बता देता हूं कि 2K+ जो होगा ये तो सर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और चुपचाप 2K सॉलिड बना के डिपॉजिट हो जाएगा, कहां पर, रिडक्शन किसका, कैथोड का। ये जो SO4 2 नेगेटिव है ये क्या करेगा बेटा जी, S228 2 नेगेटिव में निकल जाएगा और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर देगा, ये 2 ले लेना, तो आपका इस तरीके की कहानी आपको यहां पे दिखाई देगी। तो ये मेरा क्या है, ये सर कैथोडिक कंपार्टमेंट की कहानी है और ये मेरे एनोडिक कंपार्टमेंट की कहानी है। तो अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो सर कैथोड पर मुझे पोटेशियम मिलेगा डिपॉजिट होते हुए, और अगर मैं एनोडिक कंपार्टमेंट की बात करूं तो मुझे यहां पे S2O8 2 नेगेटिव मिलेगा बेटा जी, कहां पे, इस वाले इलेक्ट्रोड पर। तो इस तरीके की कहानी होती है हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस की। तो इतना आपके लिए इलेक्ट्रोलिसिस के लिए बहुत है, इससे ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सारे क्वेश्चंस इतने डेटा के साथ हो जाएंगे। हालांकि इलेक्ट्रोलिसिस एक बहुत बड़ी कहानी है अपने आप में ही, तो हमें बहुत ज्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं पढ़ना है, इतना डेटा आपके लिए सफिशिएंट है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस का क्वालिटेटिव एनालिसिस हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करेंगे। हम देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं इनके अमाउंट्स क्या है, कितने ग्राम बन रहा है, जो हमने करंट दिया है, यहां पे जो हम करंट प्रोवाइड करा रहे हैं, सर इस करंट की वैल्यू कितनी है, इस करंट को कितने टाइम तक हम दे रहे हैं,
और टाइम पे देने के बाद प्रोडक्ट का कितना मास यहां पर बन रहा है। ये 3 जो क्वेश्चन मार्क्स लगे हैं ये आपको इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम ये सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे एक बहुत ही महान साइंटिस्ट के साथ जिनका नाम था माइकल फैराडे। आप देख रहे हो कि जब से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट हुई है माइकल फैराडे का नाम रुका नहीं है। आपने इलेक्ट्रो को स्टार्ट भी माइकल फैराडे के नाम से ही किया था, बिकॉज माइकल फैराडे बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, बहुत सारा काम बेटा जी उन्होंने केमिस्ट्री के अंदर किया है, तो इसलिए बार बार नाम तो आएगा जब उन्होंने काम किए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, कुछ सीखे हो, तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।